हेलो, वेलकम टू द सर्जन शो। माई सेल्फ डॉक्टर KR सारन। आज का टॉपिक है एनिमल बाइट। एनिमल बाइट में मोस्टली बाइट आजकल अपने हॉस्पिटल में आ रहे हैं। डॉग बाइट है, कैट बाइट है या मंकी बाइट है। पर्टिकुलर ये चीज़ तो बात करेंगे। इसके साथ कोई भी वाइल्ड एनिमल बाइट कर ले जिससे रेबीज़ होने का खतरा हो, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कि पहली चीज़ ये है कि हाउ टू प्रिवेंट रेबीज़। रेबीज़ को प्रिवेंट करने का एक तरीका है कि आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। रेबीज़ 100% फटल है, लेकिन ये प्रिवेंट किया जा सकता है। 100% प्रिवेंट किया जा सकता है। किससे? वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, चलो इस पर बात करते हैं। आज का मेन चीज़ में रहेगी अपनी कि कैटेगरी ऑफ बाइट, कौन सी डिग्री का बाइट किया है। ठीक है, मैं बताऊंगा मैं कैसे कैटेगरी डिवाइड करते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे रेबीज़ होने के बाद। रेबीज़ वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे, और डॉग बाइट हो गया, वाइल्ड एनिमल काट लिया, उसको वुंड की केयर कैसे करेंगे और क्या उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपने इंक्यूबेशन पीरियड तो पढ़ा ही होगा। कोविड टाइम में इंक्यूबेशन पीरियड बहुत चला था कि जब से एंट्रेंस द वायरस, कोई भी वायरस घुस गया हो अपनी बॉडी में, किसी से अपने एक्सपोज हो गए हो, उससे लेकर जब तक सिम्टम आते हैं उस बीच के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, एनी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी इंक्यूबेशन पीरियड कैन वेरी फ्रॉम ए वेरी डेज टू सेवरल मंथ। रेबीज़ का है फ्यू डेज टू सेवरल मंथ। ठीक है, इट डिपेंड ऑन फैक्टर, मतलब फैक्टर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन रेबीज़ का ऐसा नहीं है कि विद इन 2 डेज 3 डेज या 10 डेज या मंथ में सिम्टम नहीं है तो बाद में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी मंथ तक भी आ सकते हैं और कुछ ही दिनों में आने शुरू हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है कि आपको डॉग बाइट कहाँ पे हुआ है। ठीक है, डॉग बाइट जैसे हेड एंड फेस के पास में किया है तो सबसे पहले ब्रेन में पहुंचेगा, CNS सिस्टम पहुंचेगा, तो थोड़ा जल्दी सिम्टम आएंगे। यदि आपको छोटा बाइट गया, कंपेरिजन ये किसी को बड़ा बाइट गया, तो बड़े बाइट वाले के ज़्यादा एक्सपोज हुआ है, वायरस ज़्यादा घुसे होंगे तो वो जल्दी पहुंचेंगे, छोटे बड़े कम पहुंचेंगे। ठीक है, और आपने पहले वैक्सीनेशन करा रखा नहीं कराया, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ है। रेबीज़ हमेशा नर्वस सिस्टम से जाता है। ठीक है, कोई ब्लड से थ्रू नहीं जाता है, कोई आर्टरी वेसल्स यूज़ नहीं होती है, सिर्फ नर्व के थ्रू। ठीक है, अगली बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या क्या आएंगे। सिम्टम्स पहला आएगा फीवर, दूसरा टायर्डनेस रहेगी, और जहाँ बाइट किया वहाँ बर्निंग होएगी, इचिंग होएगा, पेन होगा, नमनेस होएगा, ये सिम्टम्स कॉमन रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा? एजिटेशन एंड एग्रेशन। आपने देखा होगा रेबीज़, किसी डॉग को रेबीज़ होता है तो वो कैसे काटने को भागता है, कैसे दौड़ता रहता है, मतलब उसको सुकून नहीं है, चैन नहीं है बैठने को, तो ये सिम्टम आएंगे। रेस्टलेसनेस होएगा, सीजर्स आएंगे, एलुसिनेशन और मसल ट्विचिंग करेगा, फेसिकुलेशन आएंगे। ठीक है, और क्या होएगा? और जैसे जैसे सीवियरिटी में जाएगा तो उसको पैरालिसिस हो जाएगा और कोमा, आफ्टर दैट डेथ हो सकती है। ठीक है, ये इसकी मोस्टली चीज़ रहेगी। उसके बाद बात करते हैं कि कैटेगरी की। तीन टाइप कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आपको जस्ट कि कैटेगरी फर्स्ट आती है कि टचिंग और फीडिंग ऑफ एनिमल ने आपको टच किया या ठीक है फीड किया है, लिक ऑन इंटेक्ट स्किन है, उसने आपकी स्किन को जस्ट लिक किया, चाट लिया है। ठीक है, कॉन्टेक्ट ऑफ इंटेक्ट स्किन विद सीक्रेशन एक्सक्रीशन ऑफ रैपिड एनिमल या ह्यूमन केस। ठीक है, उसकी सलाइवा अपने बॉडी पे लग गई हो, उसने चाट लिया, कर लिया हो। ठीक है, इसको बोलेंगे कैटेगरी 1। यदि उसने स्क्रैच किया हो तो एक कैटेगरी सेकंड में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कैटेगरी 1 आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ पेशेंट कंप्लेंट करेगा सर कि मुझे यहाँ डॉगी ने चाट लिया है या लिक कर लिया है। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में करेंगे। कैटेगरी सेकंड क्या होती है कि निबलिंग ऑफ द अनकवर्ड स्किन, माइनर स्क्रैच और एब्रेजन विदाउट ब्लीडिंग। ब्लीडिंग वाला तो थर्ड में जाएगा, जिसमें ब्लीडिंग हो जाए, वुंड हो जाए, वो थर्ड में जाएगा। लेकिन बिल्कुल कभी कभी ऐसे काट लेता है या फिर पंजा मार जाए, रेडनेस हो जाती है, तो कैटेगरी सेकंड में आएगा। स्क्रैच और माइनर सा मतलब ब्लीडिंग टाइप दिख रहा हो, लेकिन ब्लीडिंग तो थर्ड में जाएगा, वुंड वाला। ठीक है, कैटेगरी थर्ड में क्या? सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स और स्क्रैच, लिंक्स ऑन ब्रोकन स्किन, कंटामिनेटेड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद सलाइवा। ठीक है, ये चीज़ कैटेगरी 3 में आएगी। उसके बाद बात करते हैं वुंड केयर की। सबसे पहले जब भी कुत्ते ने काटा हो, आपको किसी भी एनिमल ने काटा हो, उसको 15 मिनट तक टैप वाटर के नीचे धोना, अच्छे से धोना है। एंटीसेप्टिक यूज़ कर लो या फिर साबुन लेके अच्छे से उसको क्लीन करना है चलते हुए पानी में। ठीक है, 15 मिनट तक कम से कम धोना है। ये कई आजकल मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटल में कई लोग जैसे कुत्ता या बिल्ली काटता है उसके बाद वुंड पे वो नमक मिर्ची लगाते हैं। ये आपको नहीं करना और पेशेंट को बोलना है कि ये चीज़ नहीं करें। ठीक है, तो क्या करना, 15 मिनट तक टैपिंग वाटर, 15 मिनट तक वॉश करना है। टैप वाटर मतलब चलते हुआ पानी, ऐसे नहीं रुका हुआ बाल्टी में लेके आप धो रहे हो, वो नहीं, चलता हुआ पानी होना चाहिए। ठीक है,
दूसरी चीज़ हमेशा पेशेंट को पूछनी है कि आपने कभी वैक्सीनेशन पहले करवाया नहीं करवाया, कभी डॉग बाइट हुआ नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये पूछना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये नेक्स्ट फर्दर अपन वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसके लिए यूजफुल चीज़ है। कैसे? आपने पहले वैक्सीनेशन करवा रखा है तो आज आपको बूस्टर डोज ही लगेगी, पूरी डोज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसकी बात करेंगे आगे, चलो। अब बात करेंगे प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन। आपको किसी ने कुत्ते नहीं काटा है, इन फ्यूचर कभी काट लो, उससे पहले आपको वैक्सीनेशन करवाना है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी डोज लगेगी, क्या लगेगी, वो चीज़ बता रहे हैं। इसके लिए प्रोफाइलिस के रूप में शेड्यूल या 3 डोज का, 3 डोज कौन कौन सी लगेगी? एक तो वैक्सीनेशन हमारे 2 जगह लगा सकते हैं, एक IM लग सकती है और एक इंट्राडर्मल लगती है, ठीक है। दोनों जैसे मैं आपको बताऊंगा। प्री एक्सपोजर में क्या करना है? 1.0 ml IM इंजेक्शन ऑन डे 0, 7, 21 और 28 डेज पे, ठीक है। 0 डेज कब है? 0 डेज में आपको बता दूं कब से शुरू करना है। जैसे आज आपको, मतलब ये तो प्री एक्सपोजर की बात हो रही है, बात अपन एक छोड़ के पोस्ट एक्सपोजर की बात कर रहे हैं कि जैसे कि मुझे आज डेट है 27, डॉग बाइट किया 25 को, पेशेंट बोल रहा है कि डॉग बाइट है 25 को, आज आपके पास आया है, तो 0 डेज कब होगा? 0 डेज आज का दिन होगा कि आज से अपन वैक्सीनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज का 27 डेज लिखेंगे 0 डेज पे, ठीक है। 3rd डेज 27 के बाद 30 आ जाएगा, ठीक है। वो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि जिस दिन पेशेंट डॉग ने काटा है वो डेट आपकी 0 डेज, वो नहीं होगी, ठीक है, आज की डेट होगी। तो प्री एक्सपोजर में बात कर रहे थे कि एक 0 डोज एक आज लग जाएगी, एक आज से 7वें दिन बाद लग जाएगी, एक 21 लगाओ या 28 पे लगाओ, ठीक है। और IM कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है, आप इंट्राडर्मल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो प्री एक्सपोजर में ये चीज़ है। पोस्ट एक्सपोजर में क्या है? 2 रिजाइम चलते हैं, एक चलता है रेड क्रॉस का थाई रिजाइम, एक चलता है SN रिजाइम। इनको याद करने का तरीका बताऊँ मैं कि थाई रिजाइम है, इसमें वर्ड कितने हैं? 1, 2, 3, 4 वर्ड है, तो डोज कितनी लगेगी? 1, 2, 3, 4, मतलब 4 यू ना, थाई रिजाइम वर्ड याद करो। थाई में 4 लेटर है तो 4 डोज लगनी है, ठीक है। SN में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स मीन्स 5 डोज, 5 लेटर 5 डोज। इजी थाई रिजाइम की थाई लगती है 0, 3, 7 एंड 28 डेज पे, ठीक है। थाई मतलब 4 लेटर है तो 4 डोज लगेगी 0, 3, 7, 28 पे, ठीक है। और SN रिजाइम है वो कब लगाते हैं? 5 डोज लगेगी इंट्रामस्कुलर शेड्यूल, ठीक है। 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज पे लगेगी, ठीक है। याद हुई आपको? इसके बाद चलते हैं आगे। एंटी रेबीज सीरम, इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन मतलब ये है कि सीरम को उस वुंड के अंदर लगाना है, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। वैक्सीनेशन हॉस्पिटल में आप जैसे लिख के दोगे तो सिस्टर लोग लगा लेते हैं, ठीक, सिस्टर ब्रदर जो भी होते हैं वो लगा लेंगे। लेकिन सीरम इन्फिल्ट्रेशन कुछ जगह पे आपको बुलाएंगे कि सर इन्फिल्ट्रेट कीजिए, तो दैट्स मीन्स कि आपको वुंड के अंदर सीरम को लगाना है, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे वुंड हो गया है तो मुझे इसके अंदर ही इसके चारों तरफ और इसके अंदर मुझे सीरम को इनपुट करना है, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ यूज होती है, कौन कौन सी सीरम आती है? ERIG आती है, HRIG और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ERIG कौन सी है? इक्वाइना, मतलब जो घोड़े से बनती है सीरम बनती है, ठीक है। और ह्यूमन HRIG, ठीक है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये अपने लैब में टेस्टेड है और लैब से बनी है, कोई किसी से लिया नहीं है, ये दवाइयों से ही बनाई है, ड्रग से ही बनाई गई है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ रखनी है आपको कि इक्वाइना है, इसको 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है, मैक्सिमम 3000 इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, ठीक है। और HRIG यूज होती है वो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, ठीक है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये भी 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। इसमें और क्या रखने की बात है कि आपको मैंने बता दिया वुंड की चारों तरफ देने का, ठीक है। और मोस्ट कॉमन अपन हॉस्पिटल में देते हैं ERIG, क्योंकि थोड़ा HRIG थोड़ा कॉस्टली है और ERIG थोड़ा चीप है, क्योंकि HRIG ह्यूमन से बना है तो थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। इक्वाइना वाला थोड़ा सस्ता, इक्वाइना घोड़े से बना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि टिटनेस इंजेक्शन। टिटनेस इंजेक्शन 5 साल में एक बार लगता है, ठीक है, 5 साल में रिपीट करना होता है, ठीक है। इसका डोज क्या रहता है कि डोज इज टिपिकली 250 यूनिट्स IM फॉर प्रोफाइलिसिस, 500 यूनिट्स में बी गिवन फॉर सीवियर वुंड्स और डिलेड ट्रीटमेंट, ठीक है। इसका रूट क्या रहता है? रूट में इसका IM रहेगा, ओके। ड्यूरेशन क्या है इसका? passive immunity by neutralizing unbound tetanus toxins and is most effective when administered as soon as possible post injury। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना लगवाना आपको टिटनेस को, यदि इन केस लेट हो टिटनेस को एज सुन एज पॉसिबल लगवाना चाहिए।
जो भी कुत्ते ने या किसी ने काट लिया हो, तब ये इसकी बात करें, कोई वुंड भी लग जाए, कोई कंटामिनेटेड चीज़ लग जाए, कोई किसी लोहे की लग जाए, किसी लकड़ी की लग जाए, तो भी टेटनेस लगवाना चाहिए। तो जितना पॉसिबल हो जितना जल्दी लगवाना चाहिए, नहीं तो मोस्ट इफेक्टिव कब तक होता है 24 आवर्स तक, उसके बाद लेस इफेक्टिव होता है, लेकिन 21 डेज तक लगवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ये कोई एक पेशेंट आ गया है अपने पास, प्राइवेसी मेंटेन करते हैं यार, ठीक है। ये मेरे पास ही पेशेंट आया था, जिसमें क्या क्या डिटेल फिल करनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। एनिमल बाइट क्लिनिक होता है, अलग सेपरेट बनाया होगा, ये किसी हॉस्पिटल में होता है, जैसे सफदरजंग में होता है, एम्स में होता है, कहीं और वो नहीं हो, लेकिन ठीक है, जो बात कर रहे हैं नॉर्मल को, पेशेंट का नाम, ठीक है, और फादर नेम हो गया, एज, और मेल फीमेल जो भी, ठीक है। इसके बाद आपको आपका मेन चीज़ इन पे आना चाहिए कि कैटेगरी आपको डिवाइड करनी है, कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 3 में। 1 में सिर्फ टेटनेस लगेगा, कैटेगरी 2 में ओनली वैक्सीनेशन होएगा, ठीक है, AR भी लगेगी, कैटेगरी 3 में ARS भी लगेगा और AR भी लगेगी, ठीक है, मतलब सीरम भी लगेगी और वैक्सीन भी होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, आज से पहले मतलब बिफोर दैट कभी आपने एक बार सीरम लगा दिया तो दोबारा लाइफ टाइम कभी नहीं लगेगा, पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये है कि आपने लास्ट टाइम सीरम लगाया नहीं लगाया, लेकिन वैक्सीनेटेड हो चुके हो, लेकिन आज नेक्स्ट टाइम बाइट किया आपको, तो इस टाइम क्या होगा, आपको वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन सीरम नहीं लगेगा। सीरम लाइफ में एक बार लगता है, और इन केस नहीं लगाया हो लेकिन लास्ट टाइम वैक्सीनेटेड हो, आप सेकंड टाइम आ रहे हो, तो भी सीरम नहीं लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखना। और लास्ट बाइट लेस देन 3 मंथ में हो रखी हो, उसके वैक्सीनेशन शेड्यूल 3 मंथ में कंप्लीट हुआ हो, तो नेक्स्ट टाइम उसको डोज लगाने की जरूरत नहीं है। 3 मंथ की बात हो रही है, ठीक है। 3 मंथ तक वो अगेन डॉग बाइट हो गया या एनिमल बाइट हो गया, तो उसको वैक्सीनेशन लगवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मोर देन 3 मंथ आ गया हो, ठीक है, मतलब री एक्सपोजर की बात हो रही है। एक मिनट बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। री एक्सपोजर की बात हो रही है, तो री एक्सपोजर मतलब है कि 3 मंथ के बाद आ रहा हो। 2 क्राइटेरिया, एक 3 मंथ के बाद, एक लेस देन 3 मंथ में। 3 मंथ के बीच में आ गया तो उसको कुछ भी दवाई नहीं देनी है, ठीक है, कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है। और आफ्टर 3 मंथ आया है तो इसका मतलब उसको 2 डोज लगेंगी, 0 और 3 डे, ठीक है। 0 डोज मतलब एक आज के दिन, एक आज से 3rd दिन, 2 डोज लगेगी। 2 डोज के बाद उसको कुछ भी लगवाने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं बूस्टर डोज, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि कहाँ पे आपको बाइट किया है, क्यों, ये चीज़ मैटर करता है कि हेड एंड नेक, फेस पे किया तो जल्दी पहुँचेगा, और एक्सट्रीमिटीज़ पे किया है या बैक पे किया है या जेनिटेलिया पे किया है, ये चीज़ आपको यहाँ पे शो करना है। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपोजर, कब आपके पास आया है, किसने बाइट किया है, ठीक है। और उसके बाद में आपने बीटिंग एनिमल है वो लाइव है, डेड है या नहीं पता है, वो चीज़ लिखनी है। इस पर आपकी पेशेंट का वेट कितना, वो चीज़ लिखना है। यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन लिखना है, ठीक है। AR स्टेटस पहले कभी लिया हो, पार्शियल लिया, कंप्लीट लिया या नेवर टेकन है, ठीक है। टेटनेट वैक्सीन कब लिया, वो चीज़ में मेंशन करनी है। और किसी से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो या फिर कुछ ऐसा पेशेंट हो जिसमें एनाफिलेटिक शॉक होता हो किसी से रिलेटेड, जैसे ERI जैसे होता है, तो उसको अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लगाएंगे, ठीक है, चेंज कर देंगे सीरम को, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, और ID से IM ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। इसलिए हमेशा IM लगवाना चाहिए। IM नहीं लगा रहा तो ID लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव IM है, ठीक है। और ये वॉश इमीडिएटली विथ वाटर किया नहीं किया, ये चीज़ लिखनी है। और डे 0, 3, 7, 28 अपने यहाँ पे चलता है इंडिया में अभी थायरिजाइम, तो 4 डोज लगा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है कि ये मेडिसिन, ये तो ठीक है, आपने वुंड केयर करने के लिए दे दिया। ये था डॉग बाइट। आई होप अभी कोई आपके पास डाउट नहीं रहेगा। इन केस फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। कोई आपको सजेस्ट करना चाहो तो भी मैं उस पर काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सर्जन शो। ओके, बाय।